क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं डिटेल्ड जो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस का जो हमारा वीडियो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर है 37। ठीक, ईपीएफओ 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस। करीबन 20 से 23 क्वेश्चन तो इसमें आने ही आने हैं। इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, यानी पूरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस वाले टॉपिक में, इस वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, लेबर वेलफेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे क्या दिया गया है। कुछ चीज़ें मैंने पहले ही बताई भी हैं, तो आपका इसमें यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। ईपीएफओ का जो है हमारा पेड ग्रुप चल रहा है 2020, और यूपीएससी का भी 2021 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। कंप्लीट पेड ग्रुप है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, पूरा पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में, और डिस्कशन ग्रुप भी डेडिकेटेड डिस्कशन को मिलता है। इसमें ही कंटिन्यूस हेल्ड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो है अगर चाहते हैं तो 8564880530 9696060609 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। देखिए, लेबर वेलफेयर आज का टॉपिक है हमारे लोग का इस वीडियो का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रम कल्याण तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपके डीपीएसपी, इसमें देखिए एक एक चीज़ समझ ली। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। आर्टिकल नंबर 38 जो है, अनुच्छेद 38 क्या कहता है, सोशल ऑर्डर यानी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करता है। 41 जो है राइट टू वर्क यानी काम करने का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 42 जो है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क यानी कि काम की उचित और मानवीय परिस्थितियाँ। इसके अलावा आर्टिकल 43 क्या कहता है, लिविंग वेज पर लॉ बनाना चाहिए, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी पर विधान होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 47 क्या कहता है कि रेजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि पोषण और जीवन जीने के स्तर में सुधार। ठीक है, तो अब देखो ये सारी चीज़ें तो आर्टिकल से हो गए, डायरेक्टली इससे पूछ सकता है, एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है और मैच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछ सकता है। ठीक, इसके बाद का रिफर टू द होल रेंज ऑफ बेनिफिट्स एमिनिटी। अब ये वेलफेयर की, लेबर की वेलफेयर की जो बात हो रही है, ये होल रेंज ऑफ बेनिफिट एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ इन सब की बात करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी सामाजिक सुरक्षा है प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर्स बिसाइड। इसके अलावा क्या, वेतन, आपका सैलरी, और ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक, और सामाजिक सुरक्षा सहित लाभ, रियायतें और सुविधाओं की पूरी श्रृंखला को संदर्भित करता है, जो कि श्रमिकों को उनके वेतन के अलावा नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने में मदद मिलती है। ठीक है, अब देखो रॉयल कमीशन और लेबर जो था आपका 1931 वाला, इसने बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव डाला था वेलफेयर एक्टिविटीज़ इंडिया में किस तरीके से श्रम से रिलेटेड हो रही है। श्रम पर शाही आयोग का भारत में कल्याणकारी गतिविधियों पर काफ़ी प्रभाव था। ठीक, 1931 ने तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे था। अब जो आपके अप्रोचेस हैं या फिर जो चीज़ें हैं आपकी श्रम कल्याण से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं, वो किससे गाइड करी जाती हैं। 3-4 अप्रोच है, ये समझ लेते हैं। इन अप्रोच पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्या है, मानवीय दृष्टिकोण यानी कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। अब ध्यान समझना, जो सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर्स की टूवर्ड्स वर्कर एंड कंसर्न्स फॉर प्रोवाइडिंग सच एमिनिटीज एज वुड हेल्प वर्कर्स लिव अ लाइफ विथ फ्रूगल लेवल ऑफ कंफर्ट। ठीक, इसमें जो है एम्प्लॉयज़ यानी कि नियोक्ताओं की जो है श्रमिकों के प्रति जो है कुछ सामाजिक जिम्मेदारियों की भावना होती है। इस तरह की सुविधाएं प्रदान करने की चिंता भी करता है नियोक्ता कि जिनकी मदद से कार्यकर्ता आराम से मितव्ययी स्तर के साथ जीवन जी सकते हैं। यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयर काफ़ी लेबर के बारे में सोच रहा है, मानवीय दृष्टिकोण है। ठीक, यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या है, यानी कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण क्या है। इसमें यह है कि जो भी हम खर्चा करते हैं लेबर के वेलफेयर में, वो एक तरीके का निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और हमारे जो है इंडस्ट्री में एम्प्लॉय, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय या फिर जो कर्मचारी उनकी दक्षता को बढ़ावा मिलता है और पूरा जो संगठन है उसको बेनिफिट होता है। ठीक, तो मतलब यूटिलिटी की तरीके से देखता है कि अगर हम लेबर वेलफेयर कर रहे हैं तो उससे हम सबका ही फायदा है। इसका तीसरा जो एक दृष्टिकोण है वो है पैतृक दृष्टिकोण या फिर पैटर्नलिस्टिक दृष्टिकोण। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयर होता है, नियोक्ता होता है, वो अपने आप को एक संरक्षक के रूप में प्रचारित करता है, और वह ये देखता है कि जो भी हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमें कर्मचारियों के लिए करनी है, और जो है उन्हें हमें प्रोटेक्ट भी करना है। तो एक तरीके कल्याणकारी गतिविधियाँ करते हैं, जिम्मेदारी की भावना उनकी रक्षा के लिए कल्याणकारी गतिविधियाँ करते हैं। कौन, एम्प्लॉयर लोग। ठीक, इसके बाद जो है आगे देख लेते हैं। ये तो दृष्टिकोण हो गए 3 जो थे। ठीक है, आपका ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, यूटिलिटेरियन अप्रोच और पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, ध्यान रखना इनके बारे में।
ठीक। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि कुछ फंड्स जो बनाए गए हैं ये से अलग है अब। ठीक, अब जो कुछ फंड्स बनाए गए हैं लेबर वेलफेयर के लिए, श्रम कल्याण निधि के लिए, उसको देख लेते हैं। इनका पर्पस क्या है कि हाउसिंग हो जाए अच्छी से अच्छी, मेडिकल केयर हो जाए, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, शैक्षिक जो है आपका हो जाए, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, मनोरंजक सुविधाएं होनी चाहिए, सामाजिक बीमा होना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक, इस फंड्स का मतलब जो कोष है, निधि है, उनके बारे में बता रहा है। हैव बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ये सेटअप किए जाते हैं ये फंड्स, और ये कल्याणकारी जो स्कीम्स हैं या फिर सामाजिक सुरक्षा वाली स्कीम्स हैं इन सर्टन इंडस्ट्रीज, उनको वहाँ पे दिया जाता है वर्कर्स को। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका कुछ बताया गया है। देखिए 5 जो है वेलफेयर फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है आपका, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, वो 5 कल्याणकारी कोष को जो है रखता है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? जैसे कि माइका, आपका माइंस लेबर वेलफेयर फंड 1946, नहीं अब्रक वाला, फिर उसके बाद चूना पत्थर अयस्क यानी कि और डोलोमाइट खदान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1972। इसके बाद जो है आयरन ओर, मैग्नीज ओर, क्रोम और माइंस लेबर वेलफेयर फंड। ठीक, तो इंडस्ट्री आप देखते रहो, पहली माइका, फिर उसका लाइमस्टोन डोलोमाइट हो गई। लाइमस्टोन डोलोमाइट किस में? ये सीमेंट की इंडस्ट्री में एक तरीके का कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, ध्यान रखना। आयरन ओर, मैग्नीज ओर, क्रोम। ठीक, ये स्टील बनाने के लिए काम आ रहा है। बीडी वेलफेयर सर्स ये भी है, 1976 में आई। और साइन वर्कर फंड है आपका, सिने श्रमिक वेलफेयर कल्याण कोष अधिनियम 1981 का होता है। समझ में आई बात? इसके बाद क्या है, वेलफेयर जो है वर्कर का अगर आपको कराना है तो उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना होगा, श्रमिक शिक्षा और प्रशिक्षण पे भी ध्यान देना होगा। इसके लिए IIWE यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर एजुकेशन, जो कि इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? CBWE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन ने डेवलप किया 1970 में मुंबई में। ठीक, इसके अलावा नेशनल काउंसिल यानी कि नेशनल क्या है, राष्ट्रीय परिषद वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जो है बनाया गया। इसमें ये एक ट्राइपार्टाइट बॉडी थी। ट्राइपार्टाइट है मतलब गवर्नमेंट का भी इसमें इंटरफेरेंस होगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इसको सुपरवाइज यानी पर्यवेक्षक करता है, इनके अंदर जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक, तो एजुकेशन से रिलेटेड आपकी कौन सी होगी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर एजुकेशन हो गई, मुंबई में है, और ये आपका ट्राइपार्टाइट बॉडी है, नेशनल NCVT। इसके बाद जो है आपका वर्कर का एजुकेशन स्कीम भी आई हमारे यहाँ आपकी 1958 में, और इसको एडमिनिस्ट्रेट यानी इसका प्रबंधन या इसका प्रशासन कौन देखता है? इसको कौन प्रशासित करता है? CBWE, सेंट्रल बोर्ड फॉर वेजुकल वर्कर एजुकेशन। ठीक, समझ में आया? इसके बाद जो है ग्रांट्स इन एड मिलती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से यहाँ पे। ठीक है, वर्कर एजुकेशन स्कीम में यहाँ पे ग्रांट इन एड दिया जाता है, मतलब कि इसमें लोन वोन नहीं दिया जाता, पैसा वापस नहीं मांगती है मिनिस्ट्री या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक स्वायत्त निकाय है आपकी, CBWE जो है एक स्वायत्त निकाय है, सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड ने इसको रजिस्टर किया अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 को। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब लेबर वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लेबर का रिसर्च भी कराएं और श्रम अनुसंधान भी कराएं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, जो परसिस्टिंग या फिर आगे आ सकती हैं, उनका आप जो है सोल्यूशन निकाल सकें। समझ में आई भाई? तो इसलिए रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिसर्च एंड फिर डेवलपमेंट। इट इज़ एन एक्टिविटी एम्ड एट कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग नॉलेज। ठीक है, नॉलेज को मतलब जो है आपको इकट्ठा करना है, उसका विश्लेषण करना है, उसको फिर बांटना भी है, प्रसार भी करना है नॉलेज का, अबाउट वेरियस डायमेंशन ऑफ लेबर बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी रैंडमली आप कर रहे हो, वैज्ञानिक तरीके से आप जो है नॉलेज को लो भी, कलेक्ट भी करो, विश्लेषण भी करो, प्रसार भी करो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी लोग, ये तीनों लोग जो है कंडक्ट करते हैं लेबर रिसर्च। मेन चीज़ वही है कि किस तरीके, पर्पस क्या है यहाँ पे, उद्देश्य क्या है, और यहाँ पे कि यही है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, फिर सॉल्व करो, नीतियाँ बना सको अच्छी से अच्छी, जो कि काम मतलब कार्यान्वित हो सके आसानी से, और इफेक्टिव भी हो, प्रभावशाली भी हो। ठीक, इसके अलावा क्या है, टू कंप्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड डेप्थ ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स। ठीक, क्या आर्थिक और सामाजिक कंडीशन है वर्कर्स की, उनको मतलब डीपली हमें समझना है, भारत के लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। ठीक है,
ये तो हो गया अनुसंधान से बात। इसके बाद क्या है, लेबर स्टैटिस्टिक्स, यानी कि श्रम आंकड़े कौन इकट्ठा करता है, कब देता है, ये सारी बात है। तो देखिए जो रिपोर्ट दी किसने, सेकंड नेशनल लेबर कमीशन जो थी 2002 में, उन्होंने ये कहा, कुछ लिस्ट बनाई कि गवर्नमेंट की एजेंसी जो कि इंगेज्ड हैं इन स्टैटिस्टिक्स के कलेक्शन में, कंपाइलेशन में, मतलब संकलन करने में और जो है प्रसार करने में, लेबर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो वो लिस्ट क्या है समझ लेते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है और उससे एफिलिएटेड जो सहयोगी हैं कौन कौन, DGFASLI, इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था, सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड ये काम करते हैं, एडवाइस करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और उसके बाद ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, EPFO, ठीक। EPFO का क्या कोई कमेंट करके बताएगा क्या फुल फॉर्म है? मैं मालूम कई लोग सोचेंगे अरे यार बताओ क्या पूछ लिया, लेकिन करके दिखाओ ना एक बार। अदर ऑफिसर्स जो हैं अन्य, अच्छा करके दिखाओ मतलब ये है कि बिना देखे, ठीक है। अदर ऑफिसर्स क्या है, अन्य कार्यालय, जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक, भारत के पंजीकरण का कार्यालय। NSSO आपका जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, ठीक, नीति आयोग और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इन नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। लेबर ब्यूरो, अच्छा अब हम लोगों ने कई सारे तो संस्था देख ली जो स्टैटिस्टिक्स देखता है, लेकिन देता है, कलेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन श्रम ब्यूरो और लेबर ब्यूरो जो है ये मेन एजेंसी है जो कि इकट्ठा करते हैं स्टैटिस्टिक्स को, डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट जो पहलू हैं लेबर के, कब से, 1946 से। लेबर ब्यूरो जो है ये इसका भी जिम्मेदार है कि किस तरीके से कोलेशन, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स किया जाए, यानी कि किस तरीके से आपका जो है एकत्रीकरण, संग्रह और प्रकाशन किया जाए स्टैटिस्टिक्स का, और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन वेजेस, और इसके अलावा जो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे वेतन हो गया, क्या कमाई है, क्या उत्पादकता है, क्या मतलब ये अनुपस्थिति वाली चीज़ें हैं, एब्सेंटिज्म है, क्या लेबर टर्नओवर है। लेबर टर्नओवर आपको पहले भी बता रखा है, फिर बता देता हूँ। मान लीजिए कोई पोस्ट है, इस पर कितनी बार मतलब एक टाइम फ्रेम में, एक साल में मान लो कितनी लोग इस पोस्ट पे आए और फिर चले गए। तो अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा है तो ये अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ इस पोस्ट पे कोई टिक ही नहीं रहा है, तो या तो यहाँ इससे इनकी स्किल्स नहीं है, या फिर यहाँ पे काम करना आसान नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। कुल मिला के अगर लोग चेंज हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, रुक ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी इंस्टेबिलिटी रहेगी, और इसलिए जो है ये अच्छा नहीं होता है कि लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो, ठीक। इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका जो है वर्किंग लिविंग कंडीशन, इवैल्यूएशन ऑफ वर्कर्स और वेरियस लेबर इनैक्टमेंट्स, ठीक। तो लेबर ब्यूरो ये सारे काम करता है। इन डेप्थ जो है आपकी एग्जामिनेशन होती है हर 5 साल में, और इसमें हम लोग जो रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एज पर द रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जो 15वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑन लेबर स्टैटिस्टिशियन 1993, इसमें जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके अकॉर्डिंगली जो है हर 5 साल में हम लोग इसका परीक्षण करते हैं, ठीक। अब देखिए ये थ्योरी ऑन लेबर वेलफेयर जो है, कुछ कुछ थ्योरीज हैं, इसको जो है मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। अभी जो है आगे इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो जोड़ लेते हैं, ठीक। ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है, 6-7 थ्योरीज हैं। चलिए इसको करेंगे। इससे पहले क्या है कि इसको हम लोग किस वाले पार्ट में कर लेंगे, पार्ट नंबर 38 में कर लेंगे, थ्योरीज वाला पार्ट जो है। यहाँ पे लेबर वेलफेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इसको पूरा कर लेते हैं अभी फिलहाल। तो देखिए टाइप ऑफ लेबर वेलफेयर जो है, श्रमिक कल्याण के प्रकार, इसमें जो है स्टैच्यूटरी भी हो सकता है, मतलब सांविधिक वैधानिक भी हो सकता है, यानी कि नेग्लिजेंस, अगर कोई होता है कोई प्रोविज़न, प्रावधान को, लेबर से वेलफेयर से रिलेटेड कोई प्रावधान है उसको जो है उसका अनदेखा किया जाता है, लापरवाही की जाती है, तो क्या है, पेनल्टी होगी। वेलफेयर लेजिस्लेशन जो होता है, कल्याण विधान जो होते हैं, दैट प्रोवाइड फॉर जनरल वेलबींग एंड सम डिग्री ऑफ कंफर्ट, ठीक। तो सामान्य कल्याण और कुछ हद तक आराम प्रदान को विधायी रूप में प्रदान करते हैं। इसमें जो है फैक्ट्रीज एक्ट होता है, कारखाना अधिनियम 1948, माइंस एक्ट होता है 1900, खनन अधिनियम 1952, और जो है प्लांटेशन लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट होता है 1970 वाला, ठीक। ये 3-4 चीज़ें हैं आपकी जो वेलफेयर लेजिस्लेशन जो बताए गए उसके अंतर्गत आता है। कुछ इसमें जनरल वेलबींग की बात होती है और कुछ डिग्री तक इसमें कंफर्ट भी दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है स्टैच्यूटरी में, देखिए पहला हमने देखा वेलफेयर लेजिस्लेशन, दूसरा हम लोग देख रहे हैं सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। तो सामाजिक सुरक्षा कानून में क्या है, सुरक्षात्मक प्रगति के कानून होते हैं इसमें। इसमें देखिए सोशल इंश्योरेंस की पहले बात करी गई है। सोशल इंश्योरेंस क्या होता है, मान लीजिए जो कम जिनकी आय है, ठीक, जिन लोगों की कम अर्निंग है, छोटे मतलब पैसा उन लोगों को मिलता है, कम इनकम होती है, तो उनके पास में उनका कुछ कुछ पैसा लेके उनके जो है
इंश्योरेंस की तरह, बीमा की तरह जोड़ते रहते हैं, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक उनके एंड में या फिर कभी बीच में ज़रूरत पड़ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, उनकी फैमिली को दे दिया, तो आपको सामाजिक बीमा यहाँ पे उसका जो है बेनिफिट दिया जाता है। ये प्रोवाइड करता है बेनिफिट, जो भी पर्सन जिनकी स्मॉल अर्निंग्स हैं उनको लीगल राइट दिया जाता है, यानी कि कानूनी रूप से लाभ प्रदान किया जाता है अमाउंट्स में, विच इज़ कंबाइंड कंट्रीब्यूटिंग एफर्ट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एम्प्लॉय स्टेट। अच्छा, उनको बेनिफिट दिया जाता है किसी अमाउंट से, और ये जो किस अमाउंट जो इकट्ठा किया जा रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन कौन कौन कर रहा है? इंश्योर्ड पर्सन कर रहा है, जो खुद व्यक्ति जो है, उसके अलावा एम्प्लॉयर जो उसको नियोक्ता है, वो कर्मचारी हो गया, नियोक्ता हो गया, और स्टेट यानी कि सरकार भी करती है इसमें। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन कौन कौन से, ये भी ध्यान लेते हैं। ठीक, एक तो हो गया सामाजिक सुरक्षा कानून में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, इसके ईयर भी देखना ना, हो सकता है क्रोनोलॉजी पूछ ले। एम्प्लॉय कंपनसेशन 1923, मिनिमम वेज 1948, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1953, मैटरनिटी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 का भुगतान। सोशल असिस्टेंस क्या होता है? सोशल, आपने इंश्योरेंस देख लिया, सोशल असिस्टेंस क्या है कि वही चीज़ है कि यहाँ पे भी वित्तीय जो है सहायता प्रोवाइड की जाती है स्मॉल अर्निंग वाले पर्सनस को, और एज ए राइट उनको दिया, अधिकार की तरह दिया जाता है, ताकि वो सफिशिएंटली फुलफिल कर सकें अपने मिनिमम और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक, मिनिमम नीड्स और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो न्यूनतम जो उनकी ज़रूरतें हैं और मानक जो हैं उनको पर्याप्त रूप से पूरा कर सके। तो ये बाद में नहीं, तुरंत मतलब भी दिया जा सकता है अभी रिसेंटली। ठीक है, और उसके बाद नॉन स्टैच्यूटरी यानी गैर वैधानिक जो है चीज़ें, पहले तो हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो वैधानिक जो थी उसमें वेलफेयर लेजिस्लेशन हो गया, दूसरा सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन हो गया। अब क्या आ रहा है? अब आ रहा है गैर वैधानिक यानी कि नॉन स्टैच्यूटरी। उसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। इंट्रामुरल या फिर आंतरिक। इंट्रामुरल मतलब जो भी आपकी फैक्ट्री है, ठीक, उस फैक्ट्री के प्रेमाइसेस के अंदर, मुरल मतलब होता है वॉल, ध्यान रखना। जैसे बोलते हैं ना मुरल पेंटिंग्स की बात होती है, जैसे मधुबनी एक मुरल पेंटिंग है, दीवारों पे बनाई जाती है। मधुबनी कहाँ पर है बताइए? बिहार में। तो इंट्रामुरल जो पेंटिंग्स होती हैं, सॉरी, इंट्रामुरल जो चीज़ें हैं उसमें क्या है कि प्रेमाइसिस के अंदर जो एस्टेब्लिश के प्रेमाइसिस के अंदर जो है, दीवारों के अंदर जो है, आपको क्या क्या जो है, आपको सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देनी होनी चाहिए? आपका ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन, रेस्टरूम, ठीक, रेस्टरूम ये सब देना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है उस प्रेमाइसिस के बाहर, एस्टेब्लिशमेंट के बाहर जो है क्या क्या चीज़ देनी है? ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, हाउसिंग होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद वेजेस से रिलेटेड कुछ कुछ यहाँ पे बात कही गई है। मजदूरी, वेतन, ठीक, एक नियोक्ता द्वारा अनुबंध के तहत यानी कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए गए भुगतान को संदर्भित करता है, जो कि दी गई सेवाओं के बदले में श्रमिक को दिया जाता है। ठीक, तो एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता है कि भैया जो भी श्रमिक है जो वो सेवाएं देगा उसके बदले में हम उसको जो है कुछ एक मजदूरी देंगे। अब इसमें जो है आपका मजदूरी जो है मनी मजदूरी भी हो सकती है। इसमें क्या कहता है? वेज मनी, जो मनी जो दिया जा रहा है, वेतन जो दिया जाता है, उसका मूल्यांकन पैसे के संदर्भ में किया जाता है। ठीक, कोई आप काम कर रहे हो, उठा के रख रहे हो नीचे से, या फिर कोई मशीन चला रहे हो, जो भी आपने काम किया उसको जो है पैसे के संदर्भ में दिया जाता है, जिसका भुगतान किया जा रहा है, ना कि समकक्ष क्रय शक्ति के आधार पर। ठीक है, इसमें ये होता है कि परचेजिंग पावर जो है, इक्विवेलेंट परचेजिंग पावर, उसके हिसाब से नहीं दिया जाता है। मतलब आपको मान लीजिए जो महंगाई दर है, मुद्रास्फीति, इन सबको नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ जो आपने काम किया उसका उठा के पैसा जो कॉन्ट्रैक्ट में बनाया, अनुबंध में बताया गया था, उतना दे दिया गया। इसे नाममात्र की मजदूरी या फिर न्यूनतम मजदूरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो इसी का उल्टा क्या हो जाता है? वो रियल वेज हो जाता है। रियल वेज में एक समझ लेना है, वैसे भी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें समझ लेना कि नॉमिनल एक चीज़ होती है और दूसरी चीज़ होती है रियल। ठीक, तो उसमें नॉमिनल जो होती है उसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन को जो है वो नहीं किया जाता है, इन्फ्लेशन को घटाया बढ़ाया नहीं जाता है। रियल में क्या है कि इन्फ्लेशन जो एस्पेक्ट है उसको भी कंसिडर किया जाता है, और ज़्यादातर उसको काट के फिर बताया जाता है, तो वो रियल कहलाता है। अब यहाँ पे जो वर्कर को इनकम, जो भी मजदूरी दी जाती है, उसमें हम ये भी देखते हैं कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई या फिर इन्फ्लेशन किस हिसाब से चल रहा है, परचेजिंग पावर क्या है। तो अगर महंगाई ज़्यादा है तो वेतन में भी कुछ चेंजेस करके और उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक, तो अगले वाले पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? पहले तो पार्ट 38 में हम लोग देखेंगे कि क्या टाइप, मतलब क्या थ्योरीज हैं आपकी लेबर से रिलेटेड, और उसके बाद पार्ट 39 में देखेंगे कि हर 5 ईयर प्लान में इंडिया ने
किस तरीके से लेबर से इंडस्ट्रियल रिलेशन से में किस तरीके के क्या प्रावधान किए गए थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।